Today we study basic GK questions of science. In our previous video, we complete our 65 questions. Question number 66. Which plant is used in food as a coloring agent and also as an antiseptic and healer of wounds? Means एक ऐसा प्लांट जो खाने में किस लिए यूज होता है? एज ए कलर एंड चोट लगने पर एक दवा का वर्क करता है. आंसर इज टर्मरिक. मीन्स हल्दी. हल्दी खाने में एज ए येलो कलर यूज होता है और कोई भी चोट लग जाती है तो घाव पे उसको लगाते हैं ऑयल के साथ. ओके. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67. विच प्लांट has an antibacterial property and also used in making herbal soaps, toothpaste, and it is also known as a scare tree. Scare means होता है एक पवित्र पेड़ माना जाता है और जिसमें एंटीबैक्टीरियल मीन्स जिसमें एक दवा के भी तत्व होते हैं. जैसे कोई भी चोट लग जाती है या कोई भी फुंसी फोड़ा हो जाता है तो यूज करते हैं ना नीम की पत्तियां वगैरह को टाइफाइड वगैरह में, और टूथपेस्ट में भी यूज होता है और हर्बल सोप्स उसमें भी यूज होता है. ओके. आंसर इज नीम. और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68. हु गेव द आइडिया ऑफ जेट इंजन? जेट इंजन का आइडिया किसने दिया था? फ्रैंक व्हिटल. क्वेश्चन नंबर 69. Who gave the lighter camera that first used to roll a film? लाइटर कैमरा किसने इन्वेंटेड किया था? जॉर्ज ईस्टमैन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70. Who made the first electrical bulb? बिजली से जलने वाला बल्ब सबसे पहले किसने बनाया था? थॉमस एल्वा एडिसन. Next question number 71. Scientist who was awarded in 1921 with Nobel Prize due to his theories. मीन्स ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी थी हमें. आंसर इज अल्बर्ट आइंस्टाइन. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी? हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मिल्की वे? मिल्की वे का अदर नेम क्या है? आकाश गंगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74. व्हीकल स्पेस व्हीकल दैट टेक ऑफ. टेक ऑफ का मतलब जिसको जब कोई भी एरोप्लेन या कोई भी रॉकेट वगैरह लॉन्च होता है तो वो छोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? टेक ऑफ. तो टेक ऑफ वो कैसे करते हैं? जैसे कि एक रॉकेट होता है एंड लैंड्स लाइक एन एरोप्लेन. और जब वो लैंडिंग करते हैं तो वो कैसे लैंडिंग करता है? जैसे कि एरोप्लेन लैंडिंग करता है. आंसर इज स्पेस शटल. स्मोक इज ए वर्ड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ. स्मोक किससे कॉम्बिनेशन से बना है? स्मोक प्लस फोग. जो ये फोग होता है ये पोल्यूशन वाला फोग होता है जो कंपनी से फोग निकलता है उससे, और स्मोक भी कंपनी का होता है. इट मीन्स स्मोक हमारे लिए हार्मफुल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 76. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए. ये यूएसए की एक स्पेस कंपनी है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76. व्हाट इज द फुल फॉर्म? इसरो. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ये इंडिया की स्पेस कंपनी है जिन्होंने रिसेंटली अभी चंद्रयान 2 लॉन्च किया था. ओके. व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन? मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CH4. Our next question number 78. What is the chemical formula of ammonia? NH3. Next question is question number 79. Which gas is used to human to breathe? मनुष्य सांस लेने के लिए कौन सी गैस का यूज करते हैं? ऑक्सीजन, जिसका केमिकल फॉर्मूला है O2. And question number 80. What is the chemical formula of water?
वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। Dear student, learn all these questions and write in your notebook for your GK competition, not science quiz, only GK quiz. Good morning students, myself Anshu, your maths teacher. Today we are going to study algebraic equations for class 6 to 8. algebra कल हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, आज हम उससे फर्दर स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ ये हमारे पास इक्वल टू के इधर वाली वैल्यूज राइट हैंड साइड होती है और इधर लेफ्ट हैंड साइड. अब सिर्फ x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके साथ जो दूसरी वैल्यू वो क्या है इधर प्लस में, तो इधर जाके क्या होगी माइनस, एंड 0 माइनस 5 क्या होता है -5, तो आंसर विल बी -5. ओके, सो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद वन वेरिएबल. नाउ फर्स्टली वेरिएबल्स हैव टर्म दैट इज कंसिस्टेंट और हैविंग अ फिक्स पैटर्न. वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं, अगर कोई भी अल्फाबेट लिखा हुआ दिख जाए आपको, वो वेरिएबल्स होंगे. इन केस अगर उनमें गिवन है कि जैसे ए और बी हमारे पास कुछ है वैल्यूज में गिवन है और उन्होंने बोला हुआ है कि ए और बी कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट होंगे. अदरवाइज कहीं भी अल्फाबेट यूज हुए हो वो क्या होते हैं वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स की हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं. ठीक है, एक होता है कॉन्स्टेंट में हमारे पास क्या होता है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है. वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती, हम उसमें कुछ भी वैल्यूज रख के उसको चेंज कर सकते हैं. लेकिन कांस्टेंट जो होते हैं, जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होती है वो ऑलवेज कांस्टेंट होती है. ठीक है, क्योंकि हम 2 वैल्यू जो है इसको चेंज नहीं कर सकते, हम कुछ भी वैल्यू रखें कभी चेंज नहीं हो सकता. अगर हमारे पास x है, x की वैल्यू हम अज्यूम कर सकते हैं 1b 2b 3 अप टू सो ऑन. ठीक है, तो ए अल्फाबेट अगर हो तो वो क्या होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स, एंड कांस्टेंट क्या होगा हमारे पास, अगर कुछ ए बी करके गिवन है और उनको बोला है फर्दर कि वो कांस्टेंट है तो वो भी कांस्टेंट होंगे. अदरवाइज न्यूमेरिकल वैल्यू सारी क्या होती है हमारे पास कांस्टेंट. ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्रेशन विद वन वेरिएबल. अब यहाँ पे क्या है वन वेरिएबल, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल. कौन से इक्वेशन में, यहाँ देखो कितने अल्फाबेट है 3, तो यहाँ कितने वेरिएबल्स है 3. यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है सिर्फ एक. यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है और यहाँ पे 2, तो एक वेरिएबल पूछा था, तो आंसर विल बी दिस. ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ 2 and x, जब भी हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं किससे, वेरिएबल से, तो क्या होता है हम उसके बीच का ये मल्टीप्लाई हटा के सिर्फ ये लिख सकते हैं. ठीक है, सो द प्रोडक्ट ऑफ 2 and x, तो 2 and x का क्या हो गया हमारे पास 2x इज बीइंग एडेड मतलब क्या होता है सम, टू द प्रोडक्ट ऑफ, किससे ऐड करा है, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड y का, तो 3 और y का प्रोडक्ट हो जाएगा ये, और इसको ऐड करा है इसमें. ठीक है, तो आंसर विल बी दिस. अब द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म. अब कोफिशिएंट क्या होता है हमारे पास, द टर्म बिफोर द वेरिएबल्स. ठीक है, या जिस पर्टिकुलर उससे पूछा है उसके जो पहले जो टर्म्स होंगी, या जैसे यहाँ पे क्या है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में क्या होंगे, सिर्फ नंबर्स आएंगे. तो मतलब यहाँ पे क्या पूछा है कि सिर्फ x y स्क्वायर इनका क्या बताना है हमें, कोफिशिएंट बताना है. ठीक है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1/2. ठीक है, इन केस अगर यहाँ पूछते x का कोफिशिएंट, x को छोड़ के अब बाकी जो दिख रहा है वो सब क्या हो जाएंगे इसके कोफिशिएंट. ठीक है, अगर y स्क्वायर का पूछते तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1/2 इंटू x. ठीक है, और अगर y स्क्वायर की जगह y का पूछेंगे तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, उसका कोफिशिएंट नहीं होगा. ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सप्रेशन. अब होता है हमारे पास एक नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं. यहाँ देखो ये जो है एक पूरा टर्म है, एक साइन से पहले जो होगा उसको हम पूरा एक टर्म कंसिडर करते हैं. दिस विल ऑल्सो बी अ टर्म, दिस इज ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो अ टर्म. इन केस अगर यहाँ x नहीं होता 5 होता तो भी दिस विल कंसिडर एज अ टर्म. ठीक है, सो यहाँ कितनी टर्म्स है 4 टर्म्स, सो आंसर विल बी 4. ओके, ना कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस. अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है x का. तो x के अलावा यहाँ पे बाकी क्या है, माइनस साइन तो है और 9 है, -9 y स्क्वायर जेड जो है इसका क्या है कोफिशिएंट.
अगर वाई स्क्वायर का पूछते तो हम वाई स्क्वायर के अलावा बाकी सब उसके क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट। और इन केस अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछे तो सिर्फ क्या होगा, -9। तो यहाँ पे आंसर क्या है, एक्स का पूछा है तो -9 वाई स्क्वायर जेड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब डिग्री क्या होती है, हमारे पास जो वेरिएबल्स होती है उनकी हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं हम, डिग्री। ठीक है, अब पावर पता है कि अगर यहाँ पे 3 लिखा हो तो वो 3 पावर्स में हो जाता है, जैसे यहाँ पे 2 है तो ये 2 पावर्स में। ठीक है, सो अब यहाँ देखो इसकी कितनी पावर है 1, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये भी कितनी पावर, तो इन दोनों को कलेक्टिवली पावर कितनी होगी, 2। यहाँ पे कितनी है, 2 और 1 इसकी है तो कितनी होगी, 3, और यहाँ पे है ही नहीं तो 0। तो हाईएस्ट कौन सी है, 2 या 3, 3। सो डिग्री भी क्या होगी इसकी, 3। ठीक है, इन केस यहाँ होता है x की पावर 2 y की पावर 3, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाती है यहाँ पे, 2 और 3 दोनों का सम कितना हो जाएगा, 5। तो डिग्री क्या हो जाएगी वहां पे, 5। ठीक है, नाउ अ टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर इज। फर्स्टली देखो, जिसके कोई फैक्टर नहीं होते उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट के हम आगे और कुछ उसको और किसी फैक्टर में डिवाइड नहीं कर सकते। लिटरल फैक्टर मतलब क्या होता है, हमारे पास किसी और, जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स की बात हो रही है तो हम उसी उसमें केस में बात कर रहे हैं। ठीक है, मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म होती है, जैसे यहाँ पे अभी हमने पढ़ा ना टर्म क्या होती है, तो जिसकी एक टर्म होती है मोनोमियल। कांस्टेंट जिसमें हमारे पास कोई कांस्टेंट फैक्टर नहीं होता है, इसका आंसर ये होगा। ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स होती है, और वेरिएबल तो हमने अभी पढ़ लिया, जिसकी वैल्यूज क्या होती है, फिक्स पैटर्न में होती है, मतलब कि उसकी वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, आगे कुछ भी वैल्यू पुट करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बाइनोमियल आता है। बाइनोमियल मतलब होता है जिसकी 2 टर्म्स होती है। अब यहाँ पे 2 टर्म्स कहाँ दिख रही है, टर्म्स पता है ना, यहाँ पे एक साइन के पहले ये एक पूरी टर्म है, ये भी और ये, तो 2 टर्म कहाँ दिख रही है आपको, सिर्फ यहाँ पे। तो दिस विल बी द बाइनोमियल। डिग्री नहीं देखनी हमें, डिग्री जैसे यहाँ पे अगर यहाँ 2 2 दिख रहा है तो बाइनोमियल ये नहीं होगा, सिर्फ हमें क्या कंसिडर करना है, यहाँ पे टर्म 2 होनी चाहिए, वो बाइनोमियल होता है। अगर एक पूछा है तो वो मोनोमियल होगा, और अगर 3 टर्म्स का हो तो वो ट्राइनोमियल होगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Good morning to all students. I, Nitu Yadav, welcome to all of you on YouTube channel of online classes. So today we study about science cues, some basic questions which are you study or see in your daily life, or you have to know about that. For from class 6 to 8, these science questions are for class 6 to 8. On let's start with first question. Which is the most abundant gas in Earth's atmosphere? जो अर्थ एटमॉस्फेयर है उसमें ऐसी कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है? अबेंडेंट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, तो आंसर है नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन गैस है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, लगभग 78.3% के अराउंड प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच टॉक्सिक एलिमेंट प्रेजेंट्स इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट? अब क्या कह रहा है, ऐसा कौन सा टॉक्सिक एलिमेंट है जो आपके ऑटोमोबाइल में प्रेजेंट होता है और क्या है, और हार्मफुल भी होता है आपके लिए। ठीक है, तो जो आपका है लेड, जो लेड है वो एलिमेंट है, टॉक्सिक एलिमेंट है। जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कैडमियम, आपका ये कैडमियम वगैरह, मरकरी, ये सब क्या है, टॉक्सिक मेटल है, हैवी मेटल है, एलिमेंट है। तो ऐसे लेड भी क्या है, टॉक्सिक एलिमेंट है ऑटोमोबाइल, जैसे मोबाइल वगैरह बनाने की कंपनी में जो लेड है वो हार्मफुल होता है ज़्यादा यूज़। थर्ड है, विच एलिमेंट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? जो रूम टेम्परेचर या ऑर्डिनरी टेम्परेचर है उस पर कौन सा एलिमेंट है वो लिक्विड होता है? तो आंसर है मरकरी। जो मरकरी है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर पे, ताकि वो इजीली क्या है, अपना लेवल राइज और लोअर डाउन कर सके इन वैन इन कम इन कॉन्टैक्ट विथ टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कॉटन फाइबर्स आर मेड ऑफ? जो कॉटन फाइबर्स है वो किससे मिलकर बने होते हैं? तो कॉटन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो कॉटन फाइबर किससे मिलकर बने होते हैं? सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको पता है जो कॉटन फाइबर है क्या, वो नेचुरल फाइबर होते हैं। फिफ्थ है, टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन एयर व्हाट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड? जो आपके एयर में नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उसको मेज़र करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है?
तो आंसर है हाइग्रोग्राफ। जो हाइग्रोग्राफ इंस्ट्रूमेंट है वो इस्तेमाल किया जाता है ये पता करने के लिए कि आपकी एयर में कितनी नमी है। क्वेश्चन नंबर 6 है मैकेनिकल क्लॉक मेड बाय हुम। जो मैकेनिकल क्लॉक है उसे किसने बनाया था? तो आंसर है आपका इसाक न्यूटन है, साइंटिस्ट है जिसने मैकेनिकल क्लॉक बनाई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। जो विटामिन सी होता है जैसे विटामिन सी क्या होता है आपको पता है? जो आप खट्टी चीज़ें जितनी भी होती है आपकी लेमन है, ऑरेंज है, सब विटामिन सी में इंक्लूड होते हैं। तो कह रहे हैं विटामिन सी का दूसरा नाम केमिकल नेम क्या होगा? तो आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड को भी हम विटामिन सी के नाम से जान सकते हैं, केमिकल नेम है ये उसका। 8 बोन यूज्ड एज कंपोस्ट बिकॉज इट कंटेन्स प्लांट इंग्रेडिएंट। अब क्या कह रहे हैं हमारी जो हड्डियां हैं वो कंपोस्ट हो सकती हैं, मतलब ब्रेक डाउन हो सकती है, कंपोस्ट छोटे छोटे पीसेस में टूट सकती है। क्यों? क्योंकि क्या कंटेन करती है? प्लांट इंग्रेडिएंट्स। आंसर है फॉस्फोरस। अब ये मतलब फॉस्फोरस हमारी बॉडी में होता है इसलिए हमारी बॉडी अभी इजली कंपोस्ट हो सकती है, खाद में इस्तेमाल की जा सकती हैं। 9 है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू चेक इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो इंटरनल ऑर्गन्स हमारे शरीर के अंदर की जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको जानने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? अभी हमारी बॉडी के अंदर जैसे आपके हार्ट है, लंग है, किडनी है, ये सब है, इनमें कोई बीमारी तो नहीं है, कोई डिजीज़ तो नहीं है, प्रॉपरली वे वर्क कर रही हैं, तो इन सब को जानने के लिए इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, वो है इंडोस्कोप। 10th क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट दैट इमिट लाइट ऑन देमसेल्व्स आर कॉल्ड। वो कह रहे हैं वो कौन से ऑब्जेक्ट है जो खुद से लाइट इमिट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा टॉर्च जो की लाइट है, हम उस कोई चार्ज और कुछ विदाउट चार्ज का इस्तेमाल करके होता है, तो वो क्या है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है जो खुद से लाइट देती है। जैसे आपका सन है, एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, सन से हमें लाइट मिलती है, मून से भी लाइट मिलती है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है पीएच वैल्यू ऑफ द ब्लड। जो ब्लड है उसका पीएच वैल्यू क्या होगी? तो आंसर है 7.4। 12th है विच पार्ट ऑफ प्लांट सेल कंटेन फोटोसिंथेसिस। तो अब क्या कह रहा है प्लांट सेल का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है? तो आप पहले ही पता है इसका आंसर क्लोरोप्लास्ट। क्यों? जो क्लोरोप्लास्ट सेल है वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट है ये क्या करता है? एक ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है जिसे हम क्लोरोफिल नाम से जानते हैं, इसलिए जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है? सेल होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फूड पोर्शन ऑफ द ऑनियन। जो मतलब आपकी ऑनियन प्याज है उसके अंदर कौन सा फूड पोर्शन होता है, मतलब ऑनियन का कौन सा हिस्सा है जो हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर है स्टेम। फिर 14th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ए डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन डाइट कोजेज। अब क्या कह रहे हैं जब हमारे शरीर में डाइट में खाने में आयरन की कमी होगी तो उससे कौन सी बीमारी हो सकती है? तो आंसर है एनीमिया। जो एनीमिया डिजीज़ है वो बेसिकली आयरन की कमी की वजह से होती है, ठीक है। और एनीमिया में क्या होगा? आपके शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी। 15th क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ब्लड सेल कैरीज ऑक्सीजन। हमारे शरीर के अंदर कौन सी ऐसी ब्लड सेल है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में हेल्प करती है? तो आंसर है रेड ब्लड सेल। जो रेड ब्लड सेल है वो ऑक्सीजन कैरी करती हैं। 16th क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट प्ले एन इसेंशियल रोल इन मसल्स बिल्डिंग। जो आपकी मसल्स बिल्डिंग में ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जैसे आपकी मसल्स को बनाता है? तो आंसर है प्रोटीन, क्योंकि आप प्रोटीन को मसल बिल्डिंग फूड भी बोल सकते हैं। 17 है विच सिस्टम ऑफ द बॉडी कंट्रोल्स द सेंसेस। हमारे जो सेंसेस होते हैं, ठीक है, हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा उसे कंट्रोल करता है? मतलब हम देख पा रहे हैं, स्मेल कर पा रहे हैं, किसी चीज़ को टच कर पा रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि वो चीज़ कोल्ड है, हॉट है। तो ये सब सेंसेस किसकी मदद से होता है? तो आंसर है आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमें बताता है, ठीक है, हमारी हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट टिश्यू कनेक्ट्स मसल्स टू बोन्स। ऐसा कौन सा टिश्यू है जो हमारी मसल्स को हमारी बोन के साथ कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है? तो आंसर है टेंडन्स। जो टेंडन टिश्यू है वो कनेक्ट करते हैं मसल्स को बोन के साथ। 19 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका वेयर डज आवर फूड कोलेक्ट आफ्टर वी च्यू एंड स्वेलो इट। जब हम अपने खाने को चबाकर फिर निकल जाते हैं तो हमारा फूड है कहाँ जाके कलेक्ट होता है? तो आंसर है स्टोमक में। स्टोमक में ही जाता है हमारा फूड पाइप के थ्रू, जो हम माउथ में च्यू और फिर निकलते हैं स्वेलो, तो स्वेलो करते हैं तो फूड पाइप के थ्रू वो स्टोमक में जाता है हमारा फूड।
और वहीं कलेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अर्थ सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ गैसेस कलेक्टिवली कॉल्ड। जो हमारी अर्थ है उसमें काफ़ी गैसेस है लेयर की, उससे घिरा हुआ है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? तो आंसर होगा एटमॉस्फेयर। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा सुलेख लिख रहे हैं। तो आज का हमारा सुलेख में टॉपिक लिखते हैं मीठी वाणी। मीठी मैं ई ठे ई मीठी वाणी। वाणी मतलब वचन, मीठी वाणी। मनुष्य की सच्ची पहचान, हमारी लाइन है मनुष्य की सच्ची पहचान। तो मनुष्य मैं ने उ आधा से ये। मनुष्य की के ई की सच्ची से आधा चे पूरा चे ई सच्ची पहचान है चा पहचान उसकी ऊ से के ई उसकी। तो सुंदर राइटिंग के लिए आपको सीधे सीधे वर्ण लिखने हैं। उसकी वाणी से होती है, उसकी वाणी वे आ ने ई वाणी से ए से होती है ओ ते ई होती है। वाणी ही मनुष्य को प्रिय या अप्रिय बनाती है। अगली लाइन है हमारी, वाणी वे आ ने ई वाणी ही है ई ही मनुष्य मैं ने उ आदर्श ये। मनुष्य को के ओ को प्रिय पे रे ई ये। प्रिय जो बेटा नीचे रह होता है उसमें ई की मात्रा लगती है, इसलिए बोलते हैं प्रिय या अप्रिय। ए पे रे ई ये अप्रिय बनाती। बे ने आ ते ई बनाती है। अगली लाइन, मीठी वाणी से मनुष्य सबका प्यारा बन जाता है। मीठी मैं ठे ई मीठी वाणी वे आ ने ई वाणी से ए से मनुष्य मैं ने उ से ये। मनुष्य सबका से बे के आ सबका प्यारा आधा पे ये आ रे आ प्यारा बन बैने बन जे आते आ जाता है। मीठी वाणी से मनुष्य सबका प्यारा बन जाता है। आगे है कि इसीलिए कहा गया है, इसीलिए कहावत है, इसलिए कहा गया है। क्या कहा गया है? ऐसी वाणी बोलिए ऐसी वाणी बे आ ने ई वाणी यानी वाणी बोलिए बे ओ ले ई ये। बोलिए मन का आपा खोए मैंने मन के आका आ पे आ आपा खोए खे ओ ये ए खोए। औरन को शीतल करे औरन औरन को के ओ को शीतल करे शीतल करे के रे एक की मात्रा करे आपहु ए आप है
ऊ आपहु शीतल 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 होय है ओ यह होय। तो कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि हमारा मन का आपक होए, औरन को मन का आपक होए यानी सभी को अच्छा लगे, औरन को शीतल करे, दूसरे को भी अच्छा लगे और खुद को भी अच्छा लगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे की परिभाषाएं करेंगे। हिंदी व्याकरण में हम परिभाषाएं कर रहे हैं बेटा, जिनमें हमने 10 परिभाषा कर ली हैं। अब हमारी 11वीं परिभाषा है संज्ञा। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी भाव का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। तो संज्ञा एक तरह से क्या हो गई? किसी का भी नाम। नाम क्या है? संज्ञा। जो इंग्लिश में आपके नाउन है वो ही संज्ञा, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, सजीव, दिल्ली, बुढ़ापा आदि। संजीव बेटा यहाँ पर जैसे किसी का नाम। अब यहाँ पर कि संज्ञा के अंदर कि किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव का, किसी का भी नाम हो सकता है, किसी का भी नाम है, वो क्या है? संज्ञा है। अब है संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद है? तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद माने गए। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद माने गए हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम का बोध हो। क्योंकि बेटा व्यक्तिवाचक है, व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति विशेष, तो यहाँ पर आ जाएगा जो हमारी संज्ञा की परिभाषा है उसी के अंदर विशेष यानी किसी विशेष व्यक्ति के लिए, किसी विशेष वस्तु के लिए या किसी विशेष स्थान के लिए जिस नाम का बोध होता है वो है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले संज्ञा के 3 भेदों में से पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध हो, वो है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखो राम है। राम क्या है? नाम है। तो राम ऐसे बहुत से लोगों के नाम राम हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का यानी किसी एक व्यक्ति का, 2 व्यक्ति का यानी उस व्यक्ति के नाम, उसके लिए हम राम का प्रयोग करते हैं। जैसे गंगा, गंगा नदी है तो गंगा है क्योंकि नदियां बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से एक कौन सी है? गंगा, तो विशेष स्थान हो गया। ऐसे ही हिमालय, पर्वतों में एक हिमालय जिसका हमने अलग से नाम रख दिया, तो यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष आदि। तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई कि किसी संज्ञा से एक व्यक्ति का, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध कराती है, वो है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है आपकी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? कि जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग या जाति की सभी प्राणियों का, जातिवाचक में कि किसी वर्ग या जाति के सभी प्राणियों का, वस्तुओं का या स्थानों का बोध होता है, वो है आपकी जातिवाचक संज्ञा। यानी जिसकी जातिवाचक संज्ञा में होगा किसी एक विशेष वर्ग का या एक वर्ग का या जाति के सभी लोग उसके अंदर आते हों, वो है आपके जातिवाचक। जैसे हम आदमी कहते हैं तो आदमी में सभी आदमी आ जाएंगे। जैसे शेर है, क्योंकि शेर बहुत सारे हैं, अब हमने जिस प्रकार से किसी शेर का नाम नहीं है तो शेर में सभी शेर किसके अंदर आएंगे? जातिवाचक, यानी हम शेर जाति के बारे में बात करें। ऐसे ही नदी, क्योंकि नदियां बहुत सारी है, जैसे हमने कहा कि गंगा नदी, यमुना नदी, तो ये जब नाम हो जाएंगे तब तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। लेकिन क्योंकि हम नदियों के बारे में बात करें तो वो जाति यानी नदी वर्ग या वर्ग विशेष की बात हो रही है, तो वो किसके अंदर चली जाएंगी? जातिवाचक के अंदर। तो व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। जातिवाचक में किसी वर्ग या जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध होता है। फिर है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या है कि भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा पद से किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था, व्यापार आदि का बोध होता है। जिस संज्ञा पद से, जिस संज्ञा शब्द से किसी का भाव,
गुण, व्यापार, अवस्था आदि का बोध होता है वो आपकी भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक में क्या होगा? गुण, दोष आदि, दशा, अवस्था, ये सभी आएंगे। तो भाववाचक में जैसे अच्छाई है, ये क्या है? गुण है। सुंदरता है, ये गुण है। जैसे बुढ़ापा हो गया, ये क्या है? अवस्था है। तो भाववाचक संज्ञा में भाव, गुण, अवस्था आदि आते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा है। अब ये तो हो गए संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद। इनके अलावा 2 अन्य भेद भी है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के 3 ही भेद आते हैं, लेकिन 2 अन्य भेद भी हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर जिस संज्ञा शब्द के शब्दों में किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध, यानी किसी द्रव्य चीज का या पदार्थ का बोध होता है, वो द्रव्यवाचक है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, गेहूं, तेल, लकड़ी, घी आदि सभी किसमें आएंगे? द्रव्यवाचक में। समूहवाचक में, यानी जहां पर संज्ञा शब्द से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है, वो है आपकी समूहवाचक में, जैसे सेना, झुंड, टोली, कक्षा आदि। तो संज्ञा आई बेटा समझ में कि संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी किसी का भी नाम, स्थान का नाम, वो सभी संज्ञा है। और इसके 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्ति विशेष का, वस्तु विशेष का, स्थान विशेष का बोध कराने वाले व्यक्तिवाचक, जाति या वर्ग का बोध कराने वाले जातिवाचक, और भाव का, गुण, दोष, अवस्था का बोध कराने वाले भाववाचक। 2 अन्य भेदों में द्रव्यवाचक यानी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, समूहवाचक में समूह और झुंड का बोध कराते हैं। अगली है हमारी परिभाषा लिंग। लिंग क्या है? लिंग संज्ञा का वह लक्षण है जो उसे पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है। लिंग संज्ञा का वह लक्षण है जो उसे पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराएं, वो क्या कहलाते हैं? आपके लिंग कहलाते हैं। तो लिंग संज्ञा का वह लक्षण है जो उसके स्त्री पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध कराते हैं, यानी कि वो स्त्री जाति है या पुरुष जाति, इसका बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके लिंग कहलाते हैं। लिंग के भेद, लिंग के 2 भेद हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी जो पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग, और जो स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग के अंदर बेटा जैसे नाम है, नाम से तो हम सभी जानते हैं कि ये लड़की का नाम है, ये लड़की का नाम है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ स्त्रीलिंग में आती हैं और कुछ पुल्लिंग में आती हैं। तो लिंग की पहचान के लिए प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान उसके नर या मादा होने के कारण सरलता से लगाई जा सकती है, यानी कि हम सरलता से किसी भी नाम के आगे, जैसे आदमी खाना खा रहा है, ये क्या है? आदमी है तो क्या हो गया? पुल्लिंग है। और औरत खाना खा रही है तो वो किसके अंदर आ गया? स्त्रीलिंग आ गया। इस प्रकार से लिंग है, लिंग से किसी शब्द के पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का पता चलता है, या फिर हम कह सकते हैं कि लिंग संज्ञा का वह लक्षण है जो उसके पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है। लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग, और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग। तो आपको ये दोनों परिभाषाएं नोट करनी है और लर्न करनी है। थैंक यू। This is English grammar and this is for 6 to 8 class. Yesterday we discussed about the determiners and articles. Today our topic is verb. What is verb and state its kind. Verb क्या होती है और उसके क्या kinds होते हैं. Verb is a word or a combination of words that indicates action or a state, being or condition. A verb is the part of sentence that tell us what the subject performs. It means कि हम ये बताते हैं verbs कब यूज़ होती हैं, हम ये कॉम्बिनेशन दिखाते हैं कब ये काम हो रहा है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अकॉर्डिंग टू द टेंसेस वी आर यूजिंग
verbs. For example, walk, walks, walking, go, goes, going, do, does, doing, etc. There are there are two types of verbs, finite verbs and non-finite verbs. Verbs को हम अकॉर्डिंग टू द टेंसेस यूज़ करते हैं. किसी में प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करते हैं और किसी में पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग, किसी में फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग. सो वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब्स. सी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. मीन्स write, written, write, written. So we have two forms of the verb. Second form is used with past tense, and according to the tenses we are using the verbs. Now first is finite verbs. Finite verbs कौन सी होती हैं? Finite verbs are the actual verbs which are called the roots of sentences. It is a form of a verb that it performed or by refers to a subject and changes according to the number or person of the subject. For example, Robert plays hockey. It means अगर रॉबर्ट सिंगल है, सिंगल पर्सन अगर हमारे पास है, तो वी आर गोइंग टू यूज़ सिंगल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इफ़ वी आर हैविंग टू पर्सन्स देन वी विल यूज़ प्लेज, प्लूरल में यूज़ करेंगे उसे. लाइक दिस वी आर यूजिंग finite verbs. Next we have non-finite verbs. Non-finite verbs are the verbs are not actually verbs. They do not work as verbs in the sentences. Rather than they work as noun, adjectives, adverbs, etc. They are not tell us about the according to the number of persons and places and the पर्सन. हम नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब्स को चेंज नहीं करते हैं. सब्जेक्ट ही खुद में ही एक वर्ब होता है, वो होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स. फॉर एग्जांपल, एलेक्स वेंट अब्रॉड टू प्ले. टू प्ले ये हमारे पास नॉन फाइनाइट है, ये अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है. और जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हें ही हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, जो अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स चेंज नहीं होते, जो अकॉर्डिंग टू द पीपल्स चेंज नहीं होते, नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. और जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन्स एंड नंबर्स. सो नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ फ्रेज. फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेजेस हमने पढ़े हैं, तो व्हाट आर फ्रेजेस? फ्रेजेस क्या होते हैं? A group of words that makes sense but not complete sense is called a phrase. phrase क्या होते हैं? जो हमारे वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं बट वो हमारे सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल पाता है, उन्हें हम फ्रेज कहते हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस ओनली. ये सेंटेंस का ही एक पार्ट है फ्रेज. एंड एग्जाम्पल, The girl in the green dress is waiting for her friends. यानी कि जो हम इसमें क्या है, द गर्ल इन द ग्रीन ड्रेस, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, कौन सी गर्ल, कैसी गर्ल. इसमें सिर्फ ये बताया कि ग्रीन ड्रेस में जो गर्ल है वो अपने फ्रेंड्स के लिए वेट कर रही है. सो दिस इज़ द फ्रेज जिसमें कोई मीनिंग नहीं निकलता, कंप्लीट सेंस जिसका नहीं निकलता है ना सेंटेंस का, उसको हम फ्रेज कहते हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस, जो हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सेंस बनाता है, मतलब सेंस तो होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं होता. अभी हमने पढ़ा देखो, बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, उसके अंदर कंप्लीट सेंस नहीं होता. दे आर कॉल्ड फ्रेजेस. अकॉर्डिंग टू द sentences we are using the subject. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी आर यूजिंग द सेम. Like this we completed with the two defines verb and phrase. Both the two verb and phrase we are using in the sentences only. So every thing is a part, every define is a part of sentence only.
मेक श्योर दैट एवरी डिफाइंड इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. अगर सेंटेंस ही नहीं होंगे देन हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई देयर काइंड्स. So today we completed with the 2 defines. Thank you everyone. Hello student, a very pleasant morning to you all. I am Vinita Singh. Welcome you to our YouTube channel of online classes. This video is for the subject cursive writing for class 6 to 8. In today's video, we will write a poem that is the flag goes by. झंडे फहरते हैं. You have to say it, write it and repeat it. Okay student, so let's start. Hats off. Now you are thinking that why I am writing small a instead of capital A. So from few days we are the word capital A changed to small a while writing cursive. Okay student, so you have to write here capital A, that this is our capital A. Along the street there comes a blare of buzzers. Put a comma here. A ruffle of drums. Put a comma. Then you have to write from here to here, from hats off to up to drums at least one time, and after this you have to write a flash of color beneath the sky. Hats off. The flag is passing by. The flag is passing by. Okay student, we have completed our poem. You have to write it also at least one time. Have a good day student. Good morning student, welcome to online classes. Today I am just going to tell you about the respect elders. यानी कि हमें अपने बड़ों की respect करनी चाहिए. As you all know, respect is the basic of our life of behavior. It shows how we behave with others and even with the younger one and with the elder one. So it's an important part of our life. So student, being continuing in this video, let us start about the respect elders. Yes student, let us start the topic respect elders. Respecting elders is very important for today's generation. आज की जनरेशन के लिए बड़ों का आदर करना सबसे इम्पॉर्टेंट है. रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इज ए बेसिक एटीट्यूड फॉर मैनर्स. और मैनर्स का जो ये पहला पार्ट होता है कि हम दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं. shown to person elders, then
यू, और ये जो है हमारा जो है बिहेवियर बताता है कि हम कैसे बिहेव करते हैं। आवर सीनियर पीपल हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, और हमसे जो हमारे सीनियर पर्सन है उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है अबाउट देयर लाइफ्स, उनकी लाइफ के बारे में, एक्सपीरियंसेस, डिफ़िकल्टीज एंड हैप्पीनेस दैट दे हैव सीन, और वो ज़्यादा जो है एक्सपीरियंसफुल है, उनको क्या डिफ़िकल्टीज उन्होंने फेस की है और हैप्पीनेस के बारे में और जो कुछ भी उन्होंने देखा है। इफ़ टुडे वी गिव रिस्पेक्ट, अगर आज हम रिस्पेक्ट देते हैं टू आवर एल्डर्स, हमारे बड़ों को, वंस देन आवर, और वो जो है क्या फ्यूज करते हैं कि इससे पता चलता है कि फ्यूचर एंड प्रेजेंट विल अडॉप्ट इट, और जो हमसे छोटे सीखेंगे वो फ्यूचर में उस चीज़ को जो है ग्रैब करेंगे और उसी तरह से वो बिहेव करेंगे। वी मस्ट टॉक विद देम पोलाइटली, हमें अपने से बड़ों के साथ पोलाइटली बात करनी चाहिए। एंड टेक सजेशन, और उनकी सजेशंस हमें लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, और एडवाइस, और जो है एडवाइस भी लेनी चाहिए फ्रॉम देम बिफोर डूइंग एनी वर्क, उनसे कोई भी काम करने से पहले हमें बड़ों की सलाह लेनी चाहिए, उनसे मशवरा करना चाहिए और फिर उसके बाद हमें अपना डिसीजन लेना चाहिए। सो दे आर आवर ओन, वो क्योंकि वो अपने हैं। हु हैव एक्सपीरियंस, जिनको जो है तजुर्बा है, बोथ दोनों ही, बैड एंड गुड, अच्छे और बुरों का, इन देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगी में, वॉट एवर वी आर टुडे, आज हम जो भी हैं, इट्स बिकॉज ऑफ आवर एल्डर्स, वो हमारे बड़ों की बदौलत ही हैं। बिकॉज ऑफ दैम, उनकी वजह से, वी गेट बेस्ट एजुकेशन, मोरल वैल्यूज फॉर आवर फ्यूचर वेल बीइंग, और उन्हीं की बदौलत जो है वो हमें जो है आज बेस्ट एजुकेशन मिली है, हमें अच्छे मोरल्स मिले हैं और वैल्यूज़ मिली हैं, और हमारे फ्यूचर के लिए जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो वी शुड क्लैप टू आवर एल्डर्स, तो हमें अपने जो है बड़ों का जो है धन्यवाद करना चाहिए, हमें उनकी जो है शुक्रगुजार होना चाहिए, बिकॉज दे आर प्रीशियस, वो कीमती हैं, और आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में, टू शो डायरेक्शन, जो कि हमें रास्ता दिखाते हैं, टू अस टू शो, जो बताते हैं, इट मे बी आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड टीचर्स, रिस्पेक्ट दैम विद लव, डिग्निटी एंड केयर, और हमें अपने पेरेंट्स के, हमारे अपने टीचर्स के, वो ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, हमें उनका जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनका जो है आदर करना, सम्मान करना चाहिए और उनकी देखरेख करनी चाहिए। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैंने आपको इतना हद तक बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे थोड़ा सा और डिटेल में आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन, so that you will be able to just respect your elders and according to that take care of them. So student, if you like this video, just like it, share it and subscribe the channel, and don't forget to click the bell icon. Thank you. Take care.